रानी उठो, उठो जल्दी, जंगल में पानी भरने लगा है। अगर देर की तो डूब जाएंगे। सारे बाजार में अफरा तफरी मच गई। दुकानें बंद होने लगी। लोग संभलने से पहले ही भागने लगे। फिर तीनों तेज हवाओं में बर्फ की उड़ती परतों को चीरते हुए जंगल की दिशा में चल पड़े। सुनो रानी, मैं काम पर निकल रहा हूँ, देर हो जाएगी। अरे जाते जाते चाय तो पी लो। हाँ हाँ जल्दी दे दो, वरना मालिक फिर ताने देने लगेगा। पापा, मैं भी आपके साथ चलूं क्या? अरे बेटा, तू अभी छोटा है, मेरे काम में बहुत मेहनत लगती है। पर मुझे भी आपकी तरह अच्छे अच्छे जूते बनाना सीखना है। हे भगवान, कोई बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना देखता है और हमारा बेटा जूते सिलने का। अरे रहने दे रानी, ये बड़ा होगा तो खुद समझ जाएगा। बस बस, सारी गलती तुम्हारी है। अगर तुम पैसे कमाते होते तो हमारा बेटा भी बड़े सपने देखता। ऊपर से ये ठंड का मौसम, अब असली मुश्किलें शुरू होंगी। अच्छा ठीक है, नाराज मत हो, मैं चलता हूँ। हाँ चलो चलो, वरना और सुनना पड़ेगा। रानी को हमेशा रवि की कमाई और उनकी गरीबी खटकती थी। रवि दिल का साफ था, इसलिए वो कभी पलटकर जवाब नहीं देता था। लेकिन जिंदगी सिर्फ घर की तकलीफों तक ही सीमित नहीं थी। बाहर समाज में भी लोग उसे उसकी हैसियत और पेशे की वजह से नीचा समझते थे। जूते चप्पल बनवा लो, मरम्मत करा लो भाई लोगों, नए जैसे चमका दूं। रवि अपनी जगह लगाता ही है कि ठाकुर गुस्से में बाहर आता है। अबे ओ, फिर आ गया तू अपनी एक कंगाली वाली दुकान लेकर। कितनी बार कहा है, मेरी हवेली के सामने अपनी एक गंदी ठेला गाड़ी मत लगाया कर। ठाकुर साहब, मेरी रोजी रोटी इसी से चलती है, मैं कहाँ जाऊंगा? लेकिन रवि की बात अधूरी ही रही। ठाकुर ने अपने गुंडों को इशारा किया और पल भर में रवि के हाथों से उसका ठेला छीन लिया। साहब, रहम कीजिए, मेरी एक यही कमाई का जरिया है, कृपा कीजिए साहब, घर में बच्चे भी भूखे हैं। ज्यादा बकवास मत कर, यहाँ दिखा तो पैर तोड़कर भिखारी बना दूंगा, समझा? दुनिया की इस कड़वी सच्चाई से टूटता हुआ रवि भारी मन से घर लौटने लगा। ऊपर से कपास जैसी बर्फ गिरती जा रही थी और नीचे रवि की फटी चप्पलों से ठंडी बर्फ उसके पैरों को चुभती जा रही थी। पर उससे भी ज्यादा चुभ रहा था अपमान का जहर। इतनी जल्दी क्यों लौट आए? ठंड में यूं बेवजह घूमने से घर का पेट भरेगा? कुछ काम मिला या फिर वही नाकाम कहानियां लेकर आ गए? रानी, मेरा ठेला आज छीन लिया। क्या? किसने किसने ऐसी बदतमीजी की? वही जमींदार ठाकुर बोला, उसकी हवेली के सामने मेरे जैसे लोग दिखने भी नहीं चाहिए। उसके गुंडे ठेला उठा ले गए। कौन होता है वो ऐसा करने वाला? कानून नाम की कोई चीज नहीं है क्या? जाकर शिकायत करो। शिकायत का क्या फायदा रानी, वहां भी उसी के आदमी बैठे हैं। हम तो गरीब हैं, सजा उसी को मिलेगी जिसने गलती नहीं की हो। तो फिर अब क्या? घर में आटा खत्म, दाल का नाम तक नहीं। आर्यन 2 दिन से सिर्फ सूखी रोटी पर है। मैं तो सह जाऊंगी, पर हमारे बच्चे का कसूर क्या है? सब ठीक होगा रानी, ईश्वर है ना, वो कोई ना कोई राह जरूर निकालेगा। अगर भगवान ने हमारी सुध लेनी होती तो दीवारों से पानी ना टपक रहा होता और हम किसी पक्के घर में होते, न कि इस टूटे फूटे आशियाने में। रानी की आवाज में शिकायत कम और मजबूरी ज्यादा थी। गरीबी इंसान को तोड़ देती है और तानों की चोट वही समझ सकता है जिसके पास जवाब देने की हिम्मत न बची हो। रानी, कल सुबह मैं जंगल जाऊंगा, लकड़ी काट कर लाऊंगा, बेचेंगे तो कुछ पैसे हाथ में आएंगे, चूल्हा भी जलेगा और शायद 2 वक्त की रोटी भी मिल ही जाएगी। और बाकी सामान वो कहाँ से आएगा? सेठ धनपाल के पास जाऊंगा, शायद उधार दे दें। वही सेठ जो हर बार तिरस्कार करता है। खैर, कोशिश कर लो, कोई और रास्ता भी तो नहीं।
रवि अपनी पुरानी कमीज के ढीले बटन बंद करते हुए टूटी चप्पलों को संभालता हुआ सेठ धनपाल की दुकान की ओर चला। उम्मीद और मजबूरी उसके कंधों पर बराबर का बोझ बन चुकी थी। नमस्कार सेठ जी, एक बात कहनी थी। अरे मोची, ज्यादा पास मत आ, यहाँ से ही बोल, क्या लेने आया है? साहब, घर में खाने को कुछ नहीं बचा। छोटे बच्चे की भूख देखी नहीं जाती। अगर थोड़ी राशन उधार मिल जाए तो महीने के आखिर तक चुका दूंगा। उधार? तुम लोगों की जिंदगी तो उधार पर ही टिकी है। फिर भी चल, एक रास्ता है, अगर मान जाए तो खाना ले जा सकता है। कैसी बात सेठ जी? देख, ये जो तुम्हारा झोपड़ा है ना, उसे मेरे नाम कर दे। बदले में तू जितना सामान चाहे उठा कर ले जा। जीते रहे, खाते रहे, पर घर मेरा। क्या समझा? पर सेठ जी, वही तो हमारी छत है। अगर वो छिन गया तो हम कहाँ जाएंगे? अरे अगर ठंड से मर गया तो घर का क्या करेगा? सोच ले, ऐसे मौके रोज नहीं मिलते। जिंदगी बचानी है या नहीं? रवि की आंखों में रानी और आर्यन का चेहरा कौंध गया। भूख, खासकर बच्चों की, आदमी को अपने ही सपनों और सम्मान से दूर कर देती है। पल भर की चुप्पी और फिर कांपते हाथों से उसने कागज पर अपना अंगूठा लगा दिया। बस अब समझदार बन गया तू। जा, गोदाम से जितना चाहिए उठा ले, लेकिन याद रखना, अब वो घर तेरा नहीं, मेरा है। कुछ देर बाद रवि भारी थैला लेकर घर पहुंचा। राशन देखकर बच्चे की आंखों में चमक आई, पर रानी को असलियत पता चलते ही उसका गुस्सा फूट पड़ा। तो ये किया तुमने? हमारे सिर की छती बेचाए? तुम्हें जरा भी समझ नहीं? वो सेठ मौका मिलते ही हमें सड़क पर ला खड़ा करेगा। रानी, पहले ये तो देखो, इतना सारा सामान लाया हूँ। अब आर्यन भूखा नहीं सोएगा। कुछ ना कुछ रास्ता भगवान निकाल देगा। सब ठीक हो जाएगा, बस भरोसा रखो। भरोसा? किस बात का भरोसा? गलती तुम कर देते हो और भुगतना हमें पड़ता है। उस सेठ के इरादे साफ हैं, वो हमें तबाह कर देगा, और तुम कहते हो ठीक हो जाएगा। फिर भी उन कुछ दिनों में राशन से चूल्हा जलता रहा। रानी की चिंता कम न हुई, पर आर्यन की मुस्कुराहट ने रवि को हिम्मत दी। ठंड बढ़ रही थी और घर की जरूरतें भी। एक सुबह रवि ने सोच रहा हूँ जो थोड़ा और मिलेगा ले आता हूँ। सर्दी की मार कम से कम पेट पर ना पड़े। और वो फिर निकल पड़ा, सीधे उसी दिशा में जहां उसका संघर्ष हर बार नया रूप लेकर खड़ा रहता था, सेठ धनपाल की दुकान की ओर। नमस्कार सेठ जी, उस दिन आपने जो मदद की उसके लिए बहुत आभारी हूँ। अगर थोड़ा और सामान मिल जाए तो घर में बिल्कुल कुछ नहीं बचा। एक बार और हाथ बंटा दीजिए सेठ जी। अरे भाई रवि, आज तो दुकान बिल्कुल खाली पड़ी है। जो नया माल आना था ना, वो बर्फ में अटक गया है। सारे रास्ते बंद पड़े हैं। जब आएगा तब लेना, अभी यहाँ कुछ नहीं है। चल अब लौट जा। पर सेठ जी, बच्चा 2 दिनों से भूखा सो रहा है। एक दाना भी नहीं बचा है घर में। कुछ तो कर दीजिए दया। ओए, एक बार समझाया ना, रास्ते जमे पड़े हैं, मेरे बस में कुछ नहीं है। अब तू अपना घर बार देख और चल वापस, यहाँ और मुंह मत लगा। रवि की नजरें चारों ओर दौड़ी। गोदाम, ताक, बोरी के ढेर। वास्तव में कहीं अन्न का एक कण भी नहीं था। उसका सिर झुकला, दिल में उम्मीद टूटती महसूस हुई। वो चुपचाप ठंडी हवा और भारी कदमों के साथ वापस लौटने लगा। रानी, सेठ ने कहा है कि रास्ते बंद हो गए हैं। राशन वाला ट्रक बर्फ में अटका है, अभी कुछ मिलने वाला नहीं। लो, मैंने पहले ही कहा था ना, वो आदमी किसी का भला नहीं कर सकता। पहले घर हड़प लिया और अब बहाने बनाकर हमें भूखा मरवाएगा। उससे बड़ा धूर्त कोई नहीं। रानी, हाथ जोड़ता हूँ, मजाक मत बनाओ हालत का। ये पेट का सवाल है, तानों से खाना नहीं आ जाएगा। पेट की बात समझते तो घर गिरवी नहीं रखते। अब तो आर्यन भी ठीक नहीं। किसे दवाई लाऊं, किसे खाना लाऊं? तुमने खुद हमारा सहारा छीन लिया।
घर की दीवारें शिकायतों से भर गईं। गरीबी ने रिश्तों की आवाज भी कड़वी कर दी थी। इसी कड़वाहट के बीच छोटा सा आर्यन सब कुछ समझने की कोशिश में डर से कांपने लगा और फिर अचानक उसकी हिचकियां घर में गूंज उठीं। माँ, क्या अब हमारा घर नहीं रहा? क्या हम सच में बाहर रहेंगे? मुझे ठंड लगती है माँ। नहीं बेटा, तुम डर मत, तुम बड़े होकर हमें संभालोगे, पर तुम्हारे पिताजी को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। इन्होंने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। रानी, जो थोड़ा बहुत खाना बचा है उसे बेच देते हैं, कुछ पैसे मिलेंगे, आर्यन की दवाई और खाने का इंतजाम हो जाएगा। फिलहाल यही सहारा है। कर लो अपनी मर्जी, मुझे तो अब कुछ कहना भी बेकार लगता है। लगता है तुम्हारी चाहत तो हमें मरते देखने की है। रवि ने अपने चेहरे पर हिम्मत की एक लकीर खींची और घर में बची थोड़ी सी दाल आटा का हिस्सा लेकर बाजार की ओर निकल पड़ा। वो खुद को बार बार टूटता हुआ महसूस कर रहा था, पर अपने बच्चे की खातिर वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। अरे दादू, जल्दी करो जल्दी, हवा तेज हो रही है, कुछ गड़बड़ लग रही है। कौन सी हवा? क्या हो रहा है आखिर? अरे सुनते नहीं क्या? लोग कह रहे हैं एक जोरदार बर्फ की आंधी आने वाली है। जो अभी घर से बाहर हैं, वो सब तुरंत अपने घर लौट जाएं। सबको सुरक्षित जगह पर ले जाओ। सारे बाजार में अफरा तफरी मच गई, दुकानें बंद होने लगी, लोग संभलने से पहले ही भागने लगे। रवि ने जल्दी से जल्दी जितने पैसे मिले उन्हें थैले में डाला और बची हुई रोटी उठाई। वो ठंडी तेज हवाओं के बीच घर की ओर दौड़ पड़ा, क्योंकि अब भूख से बड़ी चिंता तूफान से बचने की थी। रानी, आर्यन, जल्दी तैयार हो जाओ, बर्फ का बड़ा तूफान आने वाला है। हमें जंगल की तरफ जाना पड़ेगा, वहां पेड़ों के बीच थोड़ी पनाह मिल जाएगी। आग जलाकर शायद ठंड से बच सकें। गांव के और लोग भी वहीं जा रहे हैं, चलो देर मत करो। जंगल? अचानक ऐसे कैसे निकल पड़े? पर और कोई रास्ता भी तो नहीं। यही सही समय है, यहाँ रुके तो मुसीबत में फंस जाएंगे। जल्दी जल्दी सामान उठा लो, बच्चे का ध्यान रखना, चलो। रानी ने बिना बहस किए जरूरी चीजें समेट ली। फिर तीनों तेज हवाओं में बर्फ की उड़ती परतों को चीरते हुए जंगल की दिशा में चल पड़े। सफेद फुहार हवा में नाच रही थी। आसमान भूरा और भयानक होता जा रहा था। हर कदम डर बढ़ा रहा था। जरा धीरे चलो रवि, ये पहाड़ी रास्ता और ये ठंडी हवा, बुढ़ापे में सांस ही नहीं ले पा रही। हे भगवान, एक पल में हमारी दुनिया कैसे बदल गई। कई घरों के लोग एक छोटे काफिले में जंगल की ओर बढ़ते जा रहे थे। हर चेहरे पर डर की लकीरें थी, पर दिल में एक उम्मीद कि घने पेड़ों की ओट में कहीं थोड़ी गर्माहट मिल जाएगी। रवि ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। उसका घर, उसकी मेहनत, सब कुछ वहीं रह गया था, बर्फ की सफेदी में दबता हुआ। आखिरकार वो जंगल पहुंचे और थक कर वहीं पत्तों के बीच रात काटने के लिए लेट गए। रानी, उठो उठो जल्दी, जंगल में पानी भरने लगा है, अगर देर की तो डूब जाएंगे। हे भगवान, कहीं भी चैन नहीं, अब कहाँ जाएं? पेड़ पर चढ़ो, जल्दी ऊपर, मैं आर्यन को साथ लेकर पीछे आता हूँ। चढ़ो चढ़ो चढ़ो। तीनों ने किसी तरह बड़ी मुश्किल में एक ऊंचे पेड़ की शाखाओं पर चढ़कर पनाह ली। अब कुछ दिन यहीं पेड़ों पर रहना पड़ेगा, नीचे उतरना खतरे से खाली नहीं। मैं कोशिश करता हूँ पेड़ पर ही रहने का इंतजाम करने की। क्या करोगे? पेड़ कहाँ घर बन जाएगा? अरे देखने तो दो, कोशिश में क्या जाता है। रवि ने अपने हुनर का इस्तेमाल किया। पेड़ के मजबूत हिस्सों को जोड़ते हुए धीरे धीरे उसने एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया, जिसे देखकर लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। फिर उसने डालियों को बांधकर एक झोपड़ी जैसा ढांचा बना दिया, पेड़ पर टिकी हुई एक सुरक्षित जगह। अरे तुमने तो कमाल कर दिया रवि, ये तो सच में घर जैसा लग रहा है। हाँ, बस ऊपर छत की जरूरत है। हवा जोर पकड़ लेगी तो ये खुला हिस्सा परेशान करेगा, इसे ढकना होगा, फिर ठंड भी नहीं कपाएगी।
थोड़ी ही देर में वो झोपड़ी एक घोंसले जैसी लगने लगी, आरामदायक और सुरक्षित। वाह पापा, आप तो हीरो हो। मैं बड़ा होकर आप ही जैसा बनूंगा। रवि, तुझ में अद्भुत कला है। अगर तू चाहे तो हम सबके लिए भी ऐसे घर बना सकता है। उसी समय सेठ धनपाल भी उस पेड़ के नीचे आ पहुंचा। ऊपर बनी छोटी सी झोंपड़ी को देखकर वो कुछ पलों तक खामोश खड़ा रहा, फिर उसकी लालची आंखों में चमक आ गई। अरे वाह, ये तो बड़ा शानदार घर बना है। पेड़ पर भी रहन सहन का ठिकाना बन गया। और सोचो तो, अब ये घर तो मेरा ही होना चाहिए, है कि नहीं? क्या ये आपका कैसे हो गया? मतलब कैसी बातें कर रहे हो साहब? अरे ओ रवि, तूने कॉन्ट्रैक्ट पे अंगूठा लगाया था ना, उसमें लिखा था तेरा घर अब मेरा। अब नीचे वाला घर तो बर्फ में बह गया, तो यही घर तेरा बचा है। मतलब अब ये मेरा हुआ। कानून कायदे से बात कर रहा हूँ, समझा? रवि का खून खौल उठा, पर गुस्से से पहले इस बार रानी की आवाज गूंजी। लोभी इंसान, इस हाल में भी पैसे दौलत की पड़ी है। शर्म कर, मानवता नाम की चीज छोड़ दी तूने। शर्म? अरे जिसके पास शर्म होती है उसके नसीब टूटते हैं। हमारे बुजुर्ग यूं ही नहीं कह गए, समझी? अगर तूने हमारे घर पर नजर भी डाली तो यहीं इसी पानी में डुबो दूंगी तुझे, याद रखना। ओहो, मतलब अब मैं डर जाऊं? मेरे हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी मैंने, सुन ले। चूड़ियां मैं पहनती हूँ और वो ही तेरे सिर पर फोड़ दूंगी। अरे अरे, शांत हो जाओ रानी, अभी लड़ने का वक्त नहीं है, बस चुप हो जाओ। ठीक है रवि, ये घर तू अपने पास रख ले अभी के लिए, लेकिन मुझे भी ऐसा ही घर बनाकर देना पड़ेगा। बस यही शर्त है, माना कि नहीं? रवि ने बिना झिझके सिर हिलाया। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, एक फैसला था। ठीक है, मैं बना दूंगा ऐसा ही घर। लेकिन सुन लो साहब, जो इंसान मुसीबत के वक्त भी लोभ का साथ नहीं छोड़ता, उससे नीच कोई नहीं होता। और ऐसे लोग एक दिन भगवान के क्रोध से बच नहीं पाते। ओए रवि, मुझे ये देवभक्ति वाला ज्ञान मत देना, बहुत देखे हैं तेरे जैसे। चल काम में लग जा। रवि ने कुल्हाड़ी उठाई और फिर से पेड़ के तने पर वार किया। ठंडी हवा में लकड़ी की ताजी खुशबू फैल गई थी। सर्दी अपनी जगह कायम थी, लेकिन रवि के माथे पर पसीना मोती बनकर छलक रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ उसकी कुल्हाड़ी की टक 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 की आवाज गूंज रही थी। काम करते करते उसने सेठ की तरफ देखा और बोला, सेठ जी, अगर ये तूफान थम गया तो मेरा पुराना घर आप वापस नहीं मांगोगे। वो घर मेरा ही रहेगा, बस ये बात मन में बांध लीजिए। ठीक है, पर मेरी भी एक शर्त है। मेरे लिए जो घर बनाएगा ना, वो 3 मंजिला होना चाहिए। ऐसा दिखना चाहिए कि दूर से चमक उठे। मैं कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हूँ, मैं सेठ हूँ, समझा? जो आज्ञा मालिक, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। रवि ने दिन रात मेहनत की, लकड़ियां काटी, लताएं बांधी, शाखाओं को जोड़कर मजबूत फर्श बनाना शुरू किया। उसकी हथेलियां फट चुकी थीं, पर हिम्मत जरा भी नहीं टूटी। रानी और आर्यन उसे देखते हुए गर्व महसूस कर रहे थे। अम्मा, बाबू तो जैसे कोई जादूगर लग रहे हैं, लकड़ी से घर बना देते हैं। हाँ बेटा, मेहनत करने वालों के हाथों में ही असली जादू होता है। मैं ही नहीं समझ पाई थी। आखिर वो दिन भी आ गया जब रवि ने पेड़ों पर 3 मंजिला लकड़ी का घर खड़ा कर दिया। पूरा जंगल हैरानी में डूब गया। क्या गरीब का हुनर इतना बड़ा हो सकता है? ओहो, अब आया मजा। देखो तो सही, ऐसा घर तो राजा भी देखकर जल जाए। शानदार, बेहतरीन। साहब, अभी घर पूरी तरह तैयार नहीं, इसको छाल से ढकना होगा, नहीं तो हवा, बारिश और बर्फ अंदर आ जाएगी, घर की दीवारें टूट सकती हैं। नहीं रवि, मेरा घर किसी चिड़िया के घोंसले जैसा नहीं लगेगा। ऐसा ही अच्छा है। मैं सेठ हूँ इस जगह का, मुझे ऐसी सजावट पसंद है। छोड़ो इसे, कोई दिक्कत नहीं होगी। रवि ने बहुत समझाया, पर सेठ अपनी बात से टस से मस नहीं हुआ। इसके बाद गांव वालों के कहने पर रवि ने सबके लिए भी ऐसे ही छोटे छोटे पेड़ों पर घर बनाए और हर घर को पेड़ की छाल से ढक दिया, ताकि ठंड और बारिश रोक सके। देखो रे,
जिसे हमने छोटा समझा वही तो असली कारीगर निकला। हमारा सहारा वही बना। रात गहराती गई, हवा की गति बढ़ती चली गई और अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बिजली चमकने लगी और पूरा जंगल रोशनी से कांप उठा। गांव वालों के छोटे छोटे घर मजबूत और छाल से ढके हुए थे, इसलिए उन पर तूफान ने बस हल्की सरसराहट की। लेकिन सेठ धनपाल के 3 मंजिला घर में कांपने की आवाजें शुरू हो चुकी थी। दीवारें हिल रही थी, शाखाएं चरमराने लगी। अरे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये हवा इतनी प्रचंड कैसे हो गई? ओह, ये तो दीवार ही उखड़ रही है। अरे रे, ठंडी हवा सीधी अंदर आ रही है। मैं तो जम जाऊंगा रे। कोई है, मदद करो। तभी एक झोंके ने छत का एक बड़ा हिस्सा उखाड़ फेंका और बर्फीली हवा घर के अंदर तेजी से घुसने लगी। अरे रवि, रविया, कहाँ है रे तू? बचाओ मुझे, मैं मर जाऊंगा। घबराया सेठ घर से किसी तरह बाहर निकला। पूरी तरह भीगा, ठंड से कांपता हुआ वो लड़खड़ाते कदमों से रवि के घर की ओर भागा। रवि, कृपया मुझे अपने घर में जगह दे दे। मैं ठंड से मरने वाला हूँ, कृपा कर दे। रवि, इसको याद है जब हमने मदद मांगी थी तो यही हंसता था हम पर। अब हम क्यों मदद करें? रानी, अगर हम भी इसकी तरह पत्थर दिल बन जाएं, तो फिर फर्क क्या रह जाएगा इसमें और हम में? अंदर आओ सेठ जी, जल्दी। बाहर रहोगे तो मुसीबत बढ़ जाएगी। रवि, तू तो बड़ा आदमी निकला। मैंने तेरे साथ कितना बुरा किया, लेकिन आज तूने मेरी जान बचा ली। मैं तेरे सामने सिर झुका दूं क्या? देखा सेठ जी, तूफान हमेशा घर नहीं गिराते, कई बार इंसान को भी बदल देते हैं। ये प्रकृति का तरीका है, गलत को सही राह दिखाने का। सेठ की आंखों में शर्म और पश्चाताप साफ दिख रहा था। उस रात ने उसे नई सोच दे दी, लोभ की जगह इंसानियत चुनने की सीख। सुबह होते होते मौसम शांत हो गया और धीरे धीरे सब लोग अपने गांव लौट गए, नई उम्मीदों के साथ। सुंदरगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था, जहां महाराज प्रताप सिंह का न्यायप्रिय शासन था। प्रजा उन्हें देवता मानती थी, लेकिन उनका बेटा राजकुमार विक्रम बिल्कुल अलग था, घमंडी, जिद्दी और निर्दयी। राजकुमार विक्रम अपने घोड़े पर आगे बढ़ रहे हैं, पीछे सैनिक साथ चल रहे हैं। रास्ते में गरीब की छोटी सी झोपड़ी नजर आती है। वाह, आज घुड़सवारी का अलग ही मजा है। अरे ये क्या, भद्दी सी झोपड़ी मेरे रास्ते में? इसे तो यहाँ नहीं होना चाहिए। महाराज, ये गरीब रघु की झोपड़ी है। गरीब हो या अमीर, मेरे रास्ते में कुछ नहीं आ सकता। तोड़ दो इसे। मेरे घोड़ों की ताकत आजमाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। विक्रम अपना घोड़ा झोपड़ी की ओर दौड़ा देता है। झोपड़ी गिर जाती है। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। रघु रोते हुए राजा के दरबार में आता है। महाराज, अनर्थ हो गया, मैं बर्बाद हो गया। राजकुमार ने खेल खेल में मेरी झोपड़ी तोड़ दी। अब मैं अपने बीवी बच्चों को लेकर इस कड़ाके की सर्दी में कहां जाऊं? क्या? सेनापति, विक्रम को अभी दरबार में पेश किया जाए। विक्रम वहां पहुंचता है, उसके चेहरे पर जरा सा भी पछतावा नहीं दिखता। विक्रम, क्या तुमने इस गरीब का घर तोड़ा? हाँ पिताजी, वो मेरे रास्ते में आ रही थी और वैसे भी वो बहुत पुरानी थी। मैंने तो बस अपने घोड़ों की ट्रेनिंग की। एक राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना है, उन्हें बेघर करना नहीं। तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं है। आप छोटी सी बात को बड़ा बना रहे हैं। ठीक है, अगर तुम्हें शब्दों से समझ नहीं आता तो तुम्हें अनुभव से सीखना होगा। मैं तुम्हें इसी वक्त राजमहल से निष्कासित करता हूँ। जाओ और देखो कि एक गरीब की सर्दी कैसी होती है। आप मजाक कर रहे हैं ना? मैं राजकुमार हूँ। ये मेरा आदेश है। सैनिकों, इसे बाहर निकालो।
विक्रम महल से निकल जाता है और उधर राजा रघु उसकी टूटी हुई झोपड़ी को तुरंत ठीक करवाने का आदेश दे देता है। कुछ ही घंटों में मजदूर पहुंच जाते हैं। रघु की पुरानी झोपड़ी नई खपरेल, मजबूत दीवारों और साफ आंगन के साथ फिर से खड़ी कर दी जाती है। रात गहरी थी और बर्फीली हवा हड्डियां जमा रही थी। ठंड से कांपता विक्रम महल के भारी गेट तक पहुंचा और जोर से खटखटाया, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। इतनी ठंड, मुझे लगा था पिताजी शाम तक बुला लेंगे। अब मैं कहाँ जाऊं? तभी रघु वहां आता है। अरे राजकुमार, आप यहाँ इस ठंड में? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी शिकायत ने मुझे सड़क पर ला दिया। राजकुमार, आप मेरे साथ चलिए। मेरी झोपड़ी महाराज ने ठीक करवा दी है। बाहर रहे तो आप जम जाएंगे। ठीक है, चलो। मेरे पास कोई और चारा भी नहीं है। ठंड से जूझता हुआ विक्रम आखिरकार एक छोटी सी झोपड़ी तक पहुंचा। अंदर मिट्टी के चूल्हे की हल्की गर्माहट थी। वहीं रघु की पत्नी सुधा बैठी थी और पास में उसका छोटा बेटा मुन्ना खेलते खेलते सो गया था। विक्रम ने राहत की सांस ली, मानो ठिठुरती रात में उसे एक सुरक्षित ठिकाना मिल गया हो। छी, इतनी छोटी जगह, यहाँ सोते कैसे हो? बिस्तर कहाँ है? सुधा ने ठंड से कांपते हुए भी आदर से अपनी चादर आगे बढ़ाई। राजकुमार, हम गरीब लोग तो अक्सर बिना चादर के ही जमीन पर सो जाते हैं। ये लीजिए, आप ओढ़ लीजिए। विक्रम लेट तो गया, पर ठंड उसकी हड्डियों तक उतर रही थी। बेचैनी में उसने पहले मुन्ना की चादर खींच ली, फिर सुधा की भी। लाओ, ये भी मुझे दो। मुझे बहुत ठंड लग रही है। तुम लोग तो इसके आदी होगे। कुछ ही देर में विक्रम सारी चादरों में लिपटकर गहरी नींद में सो गया, जबकि रघु का पूरा परिवार चूल्हे की बुझी गर्मी के सहारे कांपता हुआ रात भर करवटें बदलता रहा। अगली सुबह सुधा ने देखा कि मुन्ना तेज बुखार से तप रहा था। उसका छोटा शरीर गर्म था, सांस भारी। रात की ठंड ने उसे बुरी तरह पकड़ लिया था। मुन्ना को बहुत तेज बुखार है। रघु, कुछ करो, वैद्य को बुलाओ। मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है सुधा, मैं क्या करूं? इतना शोर क्यों है? राजकुमार, रात भर ठंड में रहने के कारण मेरा बेटा बीमार पड़ गया है। आपने हमारी चादरें ले ली थी। विक्रम को झटका लगता है। वो कांपते हुए बच्चे को देखता है। उसे पहली बार अफसोस होता है। हे भगवान, ये मेरी वजह से हुआ। मैंने अपनी सुख सुविधा के लिए एक बच्चे की जान खतरे में डाल दी। विक्रम अपने गले से सोने की चेन उतारता है। रघु, ये लो, ये सोने की चेन बेच दो और तुरंत वैद्य को बुलाओ और कुछ गर्म कंबल भी ले आना। राजकुमार, आप सच में, आपका धन्यवाद। कुछ दिन बाद रात में भयानक तूफान आता है। झोपड़ी फिर से टूट जाती है। माँ, मुझे डर लग रहा है। ये हवा तो हड्डियों को चीर रही है। तुम लोग हर साल ये कैसे सहते हो? यही गरीब की जिंदगी है राजकुमार। सुबह होती है, सब कुछ बिखर चुका है। विक्रम अपनी कीमती अंगूठी निकालता है। रघु, ये अंगूठी लो, इससे घर ठीक करवाओ और राशन ले आओ। अब मुझे समझ आ रहा है कि छत की कीमत क्या होती है। पैसे कब के खत्म हो चुके थे। मजबूरी ने विक्रम और रघु को शहर की तंग गलियों में भारी बोझ उठाने पर मजबूर कर दिया था। तपती धूप के नीचे विक्रम का बदन पसीने से तर था। सांसें तेज चल रही थीं। थकान उसके हर कदम में साफ झलक रही थी। एक वक्त की रोटी के लिए इतनी मेहनत। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जीवन इतना कठिन हो सकता है।
अचानक विक्रम को चक्कर आता है और वो गिर पड़ता है। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। रघु, मुझे माफ कर देना। विक्रम ने धीरे धीरे आंखें खोली। हैरानी से उसने देखा वो किसी झोपड़ी में नहीं बल्कि अपने मुलायम शाही बिस्तर पर लेटा था। उसके पास महाराज प्रताप गंभीर चेहरे के साथ बैठे उसे देख रहे थे। होश आ गया बेटा? पिताजी, रघु और उसका परिवार कहाँ है? मुझे उनके पास जाना है, उनकी मदद करनी है। तुम्हें वापस जाने की जरूरत नहीं है। मैंने रघु के परिवार को रहने के लिए पक्का घर दे दिया है। लेकिन मुझे खुशी है कि मेरा बेटा अब सिर्फ एक राजकुमार नहीं बल्कि एक इंसान बन गया है। पिताजी, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। गरीबों की सर्दी सिर्फ मौसम की मार नहीं होती, साधनों की कमी की मार होती है। मैं वचन देता हूं, अब सुंदरगढ़ में कोई भी ठंड से नहीं ठिठुरेगा। उस दिन के बाद राजकुमार विक्रम बदल गया। उसने गरीबों के लिए पक्के घर बनवाए और सर्दियों में कपड़े बंटवाए। सुंदरगढ़ की प्रजा को एक सच्चा और दयालु भावी राजा मिल गया था।